कैसे हो मेरे डॉक्टर भाई बहनों। आई होप कि सब बढ़िया होंगे, कुशल मंगल चल रहा होगा जीवन। तो भाई संडे के दिन कोई वीडियो नहीं आया तो भी मास्टर पकौड़े खा रहा था ताकि तुम रिवीजन कर लो। अब भाई आज एक नया वीडियो तुम लोगों के लिए है और चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। क्यों इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर? तो पहली बात, बच्चा देखते से ही डर जाता है और मतलब सांस सांस नहीं आती है उसको, मतलब उसके लिए बड़ा डेंजर चैप्टर होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं कुल मिला के 10 क्वेश्चन। वीडियो का लेंथ होगा मैक्सिमम 15 से 16 मिनट का। 10 क्वेश्चन होंगे, 10 कॉन्सेप्ट्स का पता चलेगा और तुमको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ तुम सवाल कर सकते हो, तुम लल्लू नहीं हो, तुम्हारे अंदर दिमाग है, तुमसे सवाल बनता है। अब वीडियो अच्छी लगे तो एट द एंड कमेंट जरूर करना, फीडबैक जरूर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर अच्छा लगता है तो, या दोस्तों के साथ शेयर करना। The radius of gyration of a solid sphere of mass 5 kg about xy is 5 meter as shown in the figure. The radius of the sphere then the value of x is. बहुत सिंपल है, ये देखो ये एक टेंजेंट दिया है और इस टेंजेंट से ये हमको पूछा गया है कि ये जो रेडियस है ये कितनी होगी, है ना, ये क्या होगा। ठीक है, बोले और इसकी वैल्यू कितनी दी है 5x/√7, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। रेडियस ऑफ गायरेशन हमको दे रखा है, तुमको पता है रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है ना। चलो, तो अगर मैं बात करूं इस स्फीयर का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, इसके टेंजेंट से जाने वाली लाइन के अलोंग, है ना, तो क्या हो जाता है भाई साहब, वो हो जाता है आई सेंटर प्लस एम आर स्क्वायर, यही होता है। चलो निकाल लेता हूँ। आई सेंटर कितना होता है, तो आई सेंटर होता है एक स्फीयर के लिए 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, कितना हो गया 5 और 2 7, यानी ये हो जाएगा भाई साहब 7/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस टेंजेंट के अलोंग। अब भाई रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है दोस्त? रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है वो होता है आई बराबर एम के स्क्वायर। अब भाई इन दोनों को कर दो बराबर, हमको आई का वैल्यू पता है, हमको एम का वैल्यू पता है, हमको आई का वैल्यू पता है, हमको एम का वैल्यू पता है। अगर दोनों को बराबर कर दे तो रेडियस ऑफ डायरेक्शन हमारा निकल के आ जाएगा। तो एम के स्क्वायर बराबर 7/5 एम आर स्क्वायर। एक काम करते हैं, एम की वैल्यूज रख देते हैं, काटते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो कट जाएगा, सॉल्व करने में आसानी होगी, है ना, तो वैल्यूज रख देते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, तुम काट भी सकते हैं एम से एम, कोई प्रकार की समस्या नहीं आएगी, है ना। तो देखो ये हो जाएगा 5 के स्क्वायर। ठीक है, चूंकि तुमको क्या दिया है, रेडियस ऑफ गायरेशन दिया है 5 मीटर, तो के की जगह तुम 5 लिख सकते हो, के की जगह तुम क्या लिख सकते हो 5 लिख सकते हो। तो एम हो गया तुम्हारा 5, के की जगह तुमने लिखा 5 का स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा 7/5 इंटू ये क्या हो गया, एम कितना दे रखा है, एम दे रखा है 5, है ना, इंटू अगर आर स्क्वायर की बात करूं तो आर स्क्वायर को मैं ऐसा कैसे रखता हूँ, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा भाई, तो अगर मैं देखूं यहाँ पर तो ये हो गया तुम्हारा 5 इंटू 25, 5 का स्क्वायर 25 होगा ना, बराबर 7 इंटू, अब चूंकि आर हमको क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर दिया हमको 5x/√7 का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा 5x/√7, इसका स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 25 बराबर 7 इंटू 5 का स्क्वायर हो गया 25 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन√7 का स्क्वायर कितना हो गया 7 हो गया, 7 से 7 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, एक्स स्क्वायर कितना आ गया दोस्त, एक्स स्क्वायर आ गया 5। यहाँ से हमको एक्स की वैल्यू पूछा है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई √5 हो गई। नीट 2024 का सवाल है, √5 कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, डी वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, देखो √5 निकालिए। अरे बेसिकली तुमको करना था क्या, तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था इस टेंजेंट के अलोंग, कितना हो जाएगा आई सेंटर प्लस एम आर स्क्वायर, और तुमको मोमेंट, तुमको रेडियस ऑफ गायरेशन पता है, दोनों फॉर्मूले को इक्वेट कर दोगे, वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं, कह रहा है टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम मास, दो बॉडीज हैं ए एंड बी ऑफ सेम मास, undergoes completely inelastic one dimensional collision. The body A move with velocity v1 while the body B is at rest before collision. The velocities of the body after the collision is v2, the ratio of v1 ratio v2. देखो inelastic collision हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो, सिस्टम सही हो जाएगा। यानी आप कहोगे इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का, है ना,
बराबर किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के। इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, लेट्स सपोज इसका मास m है तो इसका मास भी m ही होगा क्योंकि दोनों का मास सेम दिया है। अब a वाला जो है इनिशियली वो v1 वेलोसिटी से जा रहा था, प्लस b वाले का वेलोसिटी 0 था क्योंकि वो रेस्ट पे है, बराबर ये क्या हो जाएगा m, ये भी v2 से जा रहा है, ये है m, ये भी v2 से जा रहा है, तो ये हो गया mv1 बराबर 2mv2। भाई m से m कैंसिल, हमको v1 रेशो v2 पीछा है तो v1 इधर v2 आ गया नीचे, ये क्या बचा भाई साहब, ये बचा 2/1 यानी 2:1। बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा था। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि अ बॉब इज वॉल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग with an initial speed of omega rpm, the tension in the string is T। अब भाई क्या कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में गोल 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 घूम रहा है, तो जो टेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर होगा, है ना। यही लीनियर के केस में हम पढ़ते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स वाला कंसेप्ट, वही वाला यहाँ लग जाएगा। इफ स्पीड जो है 2 ओमेगा हो जाती है रेडियस को सेम रखते हुए, तो टेंशन क्या हो जाएगा, तो टेंशन हो जाएगा टी डैश, मास तो सेम है, और अगर स्पीड कितनी हो गई है 2 ओमेगा, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा का स्क्वायर, और रेडियस को सेम रख रहे हैं तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4m ओमेगा स्क्वायर आर, और m ओमेगा स्क्वायर आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह हम लिख सकते हैं t, तो t डैश इज इक्वल टू 4t। बोले तो बच्चा अगर तुम स्पीड को दुगना कर देते हो तो जो टेंशन है वो 4 गुना हो जाएगा, 4t, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना था, टेंशन m ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होगा, बहुत सिंपल सा फंडा था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तो बहुत ही लल्लू सवाल है, 2024 में पूछा गया, इतना सिंपल सवाल देखो तुमको लगेगा हंसी आएगी। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड इज 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द रॉड इज, क्या होगा अगर उसका मास ये दे रखा है, तो तुमको पता है एक रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, वो होता है ml स्क्वायर बाई 12। तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है 2400, ठीक है, मास तुमको दे रखा है 400 ग्राम, एल स्क्वायर तुम्हें नहीं पता है, ये नीचे रहा 12, ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना हो गया 4 एकम 4, 6 चौको 24, 12 इधर गया तो 6 इंटू 12 हो गया बराबर एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर कितना आ गया, तो एल स्क्वायर आ गया 72। अब अगर तुम यहाँ से एल निकालोगे तो एल हो जाएगा अंडर रूट 72। अब देखो 72 का तुमको नहीं पता, लेकिन तुमको पता है 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81, 64 और 81 के बीच में नंबर लाई कर रहा है, मतलब 8 और 9 के बीच में ये लाई कर रहा होगा एल का वैल्यू। देखो ऑप्शन में कोई ऐसी चीज है जो 8 और 9 के बीच में लाई करिए, 17, 20, 72, ये रहा 8 और 9 के बीच में लाई कर रहा है, तो 8.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एल का वैल्यू 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन्स, अरे यार बहुत सिंपल सवाल दे दिया यार, ये तो सर्कुलर पाथ में एक पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो क्या मेंटेन करेगा, देखो स्पीड यूनिफॉर्म है बट डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है हर एक पॉइंट पे, क्योंकि तुमको पता है ना सर्कुलर पाथ पे किसी पॉइंट पे तुमको डायरेक्शन चाहिए वेलोसिटी की, तो टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ये देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर बदल रही है तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो होगा ही नहीं, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग एक्सेलरेशन नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन तो चेंज होगा ही मेरे लल्ला। समझा कि नहीं समझा, समझा ना। चल अगला सवाल, द व्हील ऑफ ए बुल्लोक काट अवे बैलगाड़ी is rolling on a label road as shown in the figure. If the linear speed is v in the direction shown, which of the following option is correct? P and Q are highest and lowest point of the wheel। देखो एक बड़ा सिंपल सा फंडा होता है कि अगर ये जो सेंटर है इसका v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा ये 2v वेलोसिटी से मूव करेगा, और जो पॉइंट ग्राउंड को समय टच कर रहा है उसकी वेलोसिटी होगी 0, ये तुम्हें पता है। अब इसके बेसिस पे ऑप्शन देखो कौन सा सही हो जाएगा। कह रहा है पॉइंट P मूव स्लोअर, भाई P का वेलोसिटी 2v है और Q का 0 है, तो ये तो गलत हो गया। पॉइंट P मूव फास्टर देन Q, हाँ ये हो जाएगा B वाला। बाकी के बच्चे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। कह रहा है बोथ P एंड Q मूव विद इक्वल स्पीड, नहीं P है 0 स्पीड नहीं, तो B वाला करेक्ट हो जाएगा, बहुत सिंपल सा फंडा है। अगला सवाल कह रहा है टू पार्टिकल्स A and B initially at rest moves towards each other under the म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह रहा है बेटा, ठीक है ध्यान से देखना इस वर्ड पे।
As an instance, when the speed of A is v and the speed of B is 3v, the speed of center of mass का स्पीड पूछा है और म्यूचुअल फोर्स की वजह से इन दोनों का मूवमेंट हो रहा है। अब देखो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? तो सर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है मास्टर जी, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ये जो फोर्स है ये क्या है? म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इंटरनल फोर्स लग रहा है। और भाई अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास इनिशियली था वही रहेगा। तो दोनों शुरू में रेस्ट पर थे, दोनों अगर शुरू में रेस्ट पर हैं तो जो सेंटर ऑफ मास है वो भी क्या होगा? रेस्ट पर ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं तो बाद में भी सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? रेस्ट पे ही रहेगा। तो स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन बी। नहीं समझे भाई? सेंटर ऑफ मास तभी चेंज होगा जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। अब यहाँ पर तो कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मूव कर रहा है, इंटरनल फोर्स है। और इनिशियली ऑब्जेक्ट दोनों सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो बाद में भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहेगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 0। अगला सवाल कह रहा है अ कांस्टेंट टॉर्क ऑफ 100 न्यूटन न्यूटन टर्न्स अ व्हील ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 300 kg meter about an axis passing through its center starting from its angular speed after 3 seconds। देखो बहुत सिंपल है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग पढ़ा करते थे लीनियर वाले केस में वही वाली चीजें फंडे यहाँ पे लगा दो। वहां पर जो फोर्स होता था यहाँ पर वो टाउ हो जाता था, वहां पर जो मास होता था वो यहाँ पर क्या हो जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वहां पर जो एक्सेलरेशन होता है वहां पे वो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाता है। तो सबसे पहले एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल दो, क्या हो जाएगा? टाउ बराबर होता है आई अल्फा। अगर यहाँ से अल्फा निकालेंगे तो अल्फा हो जाएगा टाउ अपॉन आई। टाउ कितना दे रखा है यानी टॉर्क कितना दे रखा है? 100 न्यूटन मीटर। और ये हमको कितना दे रखा है? आई, है ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया 300, इसको हमने कट किया और यहाँ से अल्फा कितना आ गया? ये आ गया 1/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा अल्फा। अब हमसे कह रहा है कि ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा था और 3 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो एक फॉर्मूला होता था v बराबर u प्लस ए टी, लीनियर के केस में वही फॉर्मूला यहाँ लगाओगे तो ये हो जाएगा ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। यही वैल्यूज पुट कर दो। ओमेगा फाइनल तुमको निकालना है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था इनिशियली। ठीक है, इनिशियली रेस्ट पे था तो ये तो ओमेगा आई 0 हो गया। फिर क्या बचा? अल्फा। अल्फा कितना है? 1/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम कितना दिया है? आफ्टर 3 सेकंड बताना है। तो आफ्टर 3 सेकंड जो इसका वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा? 1 रेडियन पर सेकंड। 1 रेडियन पर सेकंड। ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है बेटा, समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल देखो एक बार, कह रहा है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। The ratio of radius of gyration of a solid sphere of mass m and radius r about its own axis to the radius of gyration of a thin hollow sphere of the same mass and radius about its axis। रेशियो तुमको निकालना, मैं बता देता हूँ। देखो सॉलिड स्फीयर का जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है वो कितना होता है? सॉलिड स्फीयर का तुम अगर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालोगे तो होता है √2/5 r। और होलो स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होता है? होलो स्फीयर का जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो होता है बेटा k बराबर √2/3r। ये हो गया। अब तुमको इसका रेशियो निकालना है, ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम इसको खुद करके और कमेंट बॉक्स में आंसर करो। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 9th वाले का, 2023 का सवाल है। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एज नीट 2023 का। मतलब वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, तुमको फालतू में डराया जाता है कि तुम मंद बुद्धि हो, नहीं कर पाओगे। तुमको इन सवालों को देख के कहाँ लग रहा है कि तुम मंद बुद्धि हो? कह रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन एक बॉडी का निकालना है जो कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है। तो बहुत सिंपल है, कुछ भी हो। अगर लीनियर की बात करते हैं तो उसके एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है कौन सा? सेंट्रिपिटल, जो कि टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, और एक टेंजेंशियल होता है जब स्पीड चेंज हो तो। पर अगर मैं बात करूं एंगुलर एक्सेलरेशन की तो वो हमेशा कैसा लगता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग लगता है और ये प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये थे तुम्हारे 10 सवाल जो हमने बेटा तुमको करवा दिए। अगर मास्टर का वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट लाइक करो। लाइक जरूर क्या करो, तुम लोग करते नहीं हो। अपने दोस्त के साथ शेयर करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे अब अगले वीडियो में।